लोग डॉक्टर से दवाई लेना नहीं चाहते, लोग घर पे टोटके करना चाहते हैं। खुद डॉक्टर हो गए। और टोटके से कभी कोई ठीक नहीं होता, कोई एक ठीक होगा 10 बीमार भी होंगे। खाते तो सिर्फ स्वाद देख रहे हैं हम जीव का, जी। बाकी तो यहाँ से पता लगता है। पेट में बहुत गर्मी है, फैटी लीवर है, तो वो क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है? सूर्य उदय से 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे से जो पहले का समय है, मानो 5:21 है, तो आप मानो कि लगभग 3 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त है। आयुर्वेद एक बात कहता है, हर ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज है, पर्सनलाइज है। ऐसा नहीं कि बुखार होगा तो सबको पीसीएम ही देनी है। और एलोपैथी में सबको पीसीएम दे देते हैं। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा नहीं, सारी उम्र कमाना है, एक बार अपने शरीर के लिए सोचना है, अपने परिवार, अपने उसके साथ, समाज के साथ साथ हमने अपने शरीर को भी देखना है। तो मैंने अपने शरीर के बारे में सोचा और मैंने जाकर सरेंडर किया। मेरे को डॉक्टर साहब क्या करना है आप बताइए। भगवान ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है। एक घड़ी वो जो सुई पे दिखाती है, एक घड़ी वो जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक, फिर चंद्रमा के उदय होने से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक का जो समय है, 12 घंटे का जो समय है, वो घड़ी क्या मैं समझता हूँ, उस घड़ी को मैं समझ पाया आज तक। आप लोगों की डिमांड पर फिर से हमने डॉक्टर मनोज गुरवाली जी को बुलाया है, जिनके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है लोगों को ठीक करने का, और ऐसी कुछ कहानियाँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यार ऐसे भी आयुर्वेद में इलाज है जिनसे ऐसे भी ठीक हो सकता है, तो आप शॉक भी होंगे और आपको जानकर खुशी भी होगी। तो एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर कुछ सवाल भी जानेंगे। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, हमेशा बढ़िया रहते हैं सर आप। बढ़िया रहने चाहिए, आयुर्वेद में हैं तो बढ़िया ही रहेंगे। सर, इंट्रोडक्शन आपका हो चुका, बहुत से पॉडकास्ट से हमें भी बहुत रिव्यू आए, होप आपको भी बहुत लोगों ने कंटेक्ट किया होगा, तो कुछ सवाल निकल कर सामने आए जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा कॉमन सवाल है कि हम बीमार क्यों होते हैं? यदि एक व्यक्ति ये समझ ले कि मैं बीमार क्यों होता हूँ, बीमार होगा ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल से बात करता हूँ कि आप अपनी बाइक या कार चला रहे हैं और एक रोड से आप लगातार जा रहे हो, रोज आपकी गाड़ी पंचर हो गई है। आप क्या चिल्ला रहे हो कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, मेरे टायर में कुछ गड़बड़ है, कंपनी ने चीटिंग कर ली, ये हो गया वो हो गया, 10 तरह की बातें बोलते हैं। पर कभी हम ये जज नहीं करते कि पंचर एक ही जगह पे हो रहा है। तो मैंने वहाँ उतर के देखा कि यहाँ कुछ कील तो नहीं है नीचे, यदि मैं कील वहाँ से हटा दूंगा तो क्या होगा? पंचर नहीं होगा सर। और फिर बीमार होंगे क्या? तो वो कील क्या है? वो कील है मेरा सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का लाइफस्टाइल। सबसे पहली बात यह है कि मैं सुबह उठता कितने बजे हूँ। मैं तो उठ रहा हूँ 9 बजे, क्योंकि रात को सो रहा हूँ 3 बजे। मुझे तो जानी है व्हाट्सएप, मुझे तो करनी है स्नैपचैट, मुझे कुछ और गप्पे मारनी है, या रात को OTT पे जाके मुझे मूवी देखनी है। भगवान ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है। एक घड़ी वो जो सुई पे दिखाती है, एक घड़ी वो जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक, फिर चंद्रमा के उदय होने से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक का जो समय है, 12 घंटे का जो समय है, वो घड़ी क्या मैं समझता हूँ, उस घड़ी को मैं समझ पाया आज तक? क्या मैं उसके हिसाब से जी रहा हूँ? सुबह उठना चाहिए, जैसे चिड़िया चहकती है सुबह उठ के। आजकल सूर्य निकलता है 5:21 पे। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा सूरज निकलता कितने बजे। मैंने परसों ही किससे पूछ लिया, वो कह रहे जी निकलता होगा 7 बजे सूरज। फिर 5:21 की जगह 7 बजे सूरज आप बोल रहे हो, तो भाई फिर उठोगे कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सबने सुना है। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है यही नहीं पता। सूर्य उदय से 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे से जो पहले का समय है, मानो 5:21 है, तो आप मानो कि लगभग 3 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त है। मैं एक बार होता, हमारी टीम में एक सिख भाई बैठे हैं, हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं, प्रकाश का समय होता है। वो क्या समय होता है प्रकाश का? सुबह 4 बजे जाके गुरुद्वारे को एकदम तैयार कर लिया जाता है। जो हमारी ग्रंथ साहब जी हैं उनकी तैयारी कर ली जाती है, उनका सब सामान तैयार हो जाता है। क्यों? कि हमने अपने सिस्टम को समझा क्या? हमारे मंदिर में जाके जो पूजा करनी है, सुबह सुबह उठ के उठना, धरती माता को प्रणाम करना, उसका जल पीना, जल पी के कुछ व्यायाम योग करना, फ्रेश होने के बाद फिर हमने वॉकिंग करते हुए मंदिर की तरफ या गुरुद्वारे की तरफ जाना। हम करते हैं क्या?
मुझे आपको नहीं देखना चाहिए, मुझे अपने व्यूअर्स को देखना चाहिए। मुझे व्यूअर्स को यही कहना है कि क्या हम ऐसा करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो भी मान लीजिए कि बीमार तो आप होने वाले ही हैं, पहली बात। दूसरी बात, नाश्ता कैसे करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप नाश्ते में क्या करते हो? सर मैं तो बहुत लाइट फूड लेता हूँ। वो लाइट क्या है? जैसे मैं सर सुबह उठकर ड्राई फ्रूट लेता हूँ जो मैंने रात को भिगोए होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, वो गिनवा आप। सर उसमें काजू होते हैं जो नॉर्मल भिगोए नहीं रखते हैं, बादाम भिगो कर रखते हैं, अखरोट भिगो कर रखते हैं और किशमिश। सर ये 4 चीज़ें मैं लेता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज के लिए निकल जाता हूँ। आजकल मौसम कौन सा है? मौसम सर बहुत गर्मी वाला है, तो ये जो चीज़ें आप खा रहे हो ये ठीक है इस मौसम के हिसाब से? और रात को भिगो कर रखने से कहते हैं गर्मी निकल जाती है। मैं अभी ललित से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ललित अभी बैठा है एसी रूम में, ललित खड़ा हो गया जाके नदी के पानी में, ललित ही रहेगा या ललित बदल के कुछ और हो जाएगा? ललित ही रहेगा सर। ठीक है, उसकी सोच वही रहेगी या सोच बदल जाएगी उसकी? वही रहेगी सर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ें आपने भिगोई, इनको भिगोने से एक बेनिफिट होता है कि उनकी जो प्रोटीन बॉन्डिंग है वो प्रोटीन बॉन्डिंग थोड़ी नरम हो जाती है ताकि पचने में आसानी हो। तासीर गर्म ही रहती है सर। भाई हम खा क्यों रहे हैं? सर मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हम इतने बड़े हो गए और ये सुनते आ रहे हैं कि रात को भिगो कर रखने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए हम खा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो फिर जिनको पेट में गर्मी है उनको नुकसान, वो तो बड़े नुकसान करते होंगे। मैंने अभी पानी पिया, जी। पानी को मैं गर्म करके पी लूँ या ठंडा पी लूँ या ताज़ा पी लूँ, पानी की तासीर क्या रहेगी? जो पानी की तासीर है सर। ठंडी। जी। पानी आग बुझाता है कि आग बढ़ाता है? आग बुझाता है सर। उसको उबाल लो, 100 डिग्री पे उबाल लो, तभी आग बुझाएगा कि बढ़ाएगा? बुझाएगा सर। तो भाई फिर बादाम की तासीर कैसे बदल गई? तो सर मैं तो डाइटिंग के हिसाब से इतना कुछ ले रहा था, आपने तो सारा, और बल्कि मेरे जो हमें सुनने वाले हैं वो भी हैरान होंगे सर ये बात जानकर। मैं आपको फिर एक बात और बोलता हूँ, जी। एग्जाम्पल के साथ कोट करता हूँ, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा। हाँ जी। मेरे पास एक लेडी आई, लगभग 2-3 साल पहले की बात होगी, हाथों पे सोरियासिस। जब मैंने पूछा कि अपनी डाइट बताओ तो उन्होंने क्या कहा, सुबह 2 अखरोट, 10 बादाम, 1 चम्मच मगज, उसके अलावा किशमिश, अंजीर, मतलब 12 आइटम उन्होंने गिनवा दिए। मैं ही लगा, मैं कहा मैडम सुबह सुबह इतना खा लेते हो, कितना मैं एक हफ्ते में ना खाऊँ? सर अंजीर भी भिगो कर खाता हूँ मैं, वो भी नहीं खानी चाहिए? तो भाई पहली बात ये कि मैं डॉक्टर हूँ और आप एक पत्रकार हैं, आप मेरा काम कर सकते हो, बिल्कुल नहीं सर। मैं आपका काम कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं सर। तो फिर आप सबको मिला दोगे तो क्या होगा, खिचड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? सर कितना बड़ा मिथ आप क्लियर कर रहे हैं, और मैं खुद जानकर हैरान हूँ। ये तो हम सर बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ बात कर, मैंने मना नहीं किया बादाम नहीं खाने, काजू नहीं खाने, मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ खाना है, पर खाने का ढंग बताओ। समय जी। खाने का ढंग बताओ। आपके हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के लिए आप 7 ड्राई फ्रूट तय कर लो। सोमवार को बादाम खाऊंगा, मंगलवार को किशमिश खाऊंगा, उससे अगले दिन जो भी आपके आइटम है तय कर लो और उसकी क्वांटिटी तय कर लो। वैसे हम बात करते हैं कैलोरीज की, भाई इतनी कैलोरी, फिर वेट बढ़ गया, ये हो गया वो गया। हम खा तो अक्सर है ना, उस खाने का सिस्टम हमें सेट करना है। खाना सब कुछ है, मना कुछ नहीं है, भिगो के खाओ बिना भिगो के खाओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है कि क्या मैं उसको डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ, क्या उसको खाने के बाद मुझे वीकनेस आ रही है या मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है, मेरे पेट में भारीपन हो रहा है। तो वो खाया, हम सैर पे चले गए, सैर पे आके मम्मी ने कहा नाश्ता करोगे? क्या खाओगे? परोठा खाएंगे। हो गई ओवर ईटिंग। फिर किसी ऑफिस में गए, चाय आ गई, आप मेरे ऑफिस में 2-3 बार आए हो, मैंने चाय पूछी आपसे? नहीं सर। क्यों नहीं पूछी? चाय नुकसान करती है या मेरे पास समझ नहीं है कि मुझे कोई आए तो उसको कैसे आदमान करना होता है? ठीक, वो चीज़ देनी है जो आपको सूट करती है, वो देनी नहीं है। पूछ लो ना भाई, अपनापन कहाँ पे है? कि अगले से पूछिए कि वो क्या पीना चाहते हैं और जो सही है वो दीजिए, जो उसको सूट करेगा वो दे दो। तो अभी आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था हम बीमार क्यों होते हैं। जी। अभी तो नाश्ते तक नहीं पहुंचे और इतना बड़ा कारण आपको मैंने बता दिया। तो सर इफ यू डोंट माइंड, क्या आप कुछ जनरल बताना चाहेंगे कि क्या खाना चाहिए सुबह सुबह? क्योंकि एक सवाल है इसमें, मैंने बहुत सारी लेडीज महिलाओं को देखा है कि वो उठते ही चाय पीती है और फिर कहती है हम सारा दिन बीमार रहते हैं, ये रहता है, तो क्या वो बहुत गलत है या क्या सही है सर? मैं ललित से और अपने सामने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे पूछना चाहूँगा
जैसे हम लोग हरियाणा से बात कर रहे हैं, हरियाणा के कौन से जिले में चाय पत्ती उगती है? आंसर दो। हरियाणा में तो नहीं होती सर, कहाँ उगती है? असम में। क्यों उगती है असम में? वो थोड़ा ठंडा इलाका है या क्योंकि वहाँ 9 महीने बारिश होती है। 9 महीने बाद? हमारे यहाँ 9 महीने गर्मी पड़ती है। तो चाय तो उनके लिए, चाय तो दवाई है, चाय दवाई है उनके लिए जहाँ मॉइस्चर होता है। यदि वो चाय नहीं पिएंगे तो उनके जोड़ों में दर्द हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेज चले गए, उनकी नकल मारे जा रहे हैं, उसमें कोई सेंस लगा नहीं रहे। और वो जो चाय पिया करते थे वो कैसे पीते थे? पत्ती को छलनी पे डाल के ऊपर से गर्म पानी डालते थे, जितनी नीचे रंग आ गया उतनी ही चाय है। हम क्या कर रहे हैं? उसको उबाल के काढ़ा बना के अच्छे से चीनी ठोक के, सब बोलते हैं ना, चीनी ठोक के, पत्ती ठोक के, दूध कम करिए जरा, ऐसे बोलते हैं ना। जी। तो हम तो जहर पे हैं। तो सर फिर वही सवाल, जनरल क्वेश्चन, सुबह उठकर सभी एज वर्ग के लिए, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो फिट हो या बुजुर्ग हो, यंग बच्चे हो, सबके लिए कॉमन चीज़ क्या है जो ब्रेकफास्ट में करनी चाहिए? ब्रेकफास्ट से पहले तो सुबह उठने पे ही सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लो मैं ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे 4 बजे नहीं उठ सकता, मेरा काम ऐसा है, मेरी मजबूरी हो सकती है, पर जब भी उठते ही पहले तो पानी पिए। पानी की कोई ये लिमिट नहीं है कि 1 जग 1 गिलास, वो कोई लिमिट नहीं है, जितना मन से पिया जाए आराम से, सहज भाव से, पहला काम वो। फिर आप फ्रेश हो जाएं, या जैसे मेरी नेचर है, मैं पानी कब पीऊँगा? जब मैं फ्रेश हो जाऊँगा उसके बाद। मैं पानी पी के पोटी को धक्का नहीं मारता वो नीचे निकल जाए, नहीं, धक्का नहीं मारना। बॉडी का एक नेचर है कि जब खाना पच जाएगा, उसका रस बन जाएगा और मल अलग हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। घर में कभी हलवा बनते हुए देखा है? जी सर। जब हलवा बन जाता है तो क्या होता है? घी अलग छूटता है, हलवा अलग छूटता है, जी। ठीक है। ऐसे जब हम भोजन करते हैं, पेट में जब भोजन पच जाता है, अच्छे से ढंग से पच जाएगा, तो मल अलग होगा, रस अलग होगा। रस कहाँ जाएगा? रस एब्जॉर्ब बाई इंटेस्टाइन और लीवर में चला जाएगा, और लीवर जाएगा हार्ट में, और पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। मल कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? रेक्टम में, वो अपने निकल जाएगा बाहर। भाई गंद कब तक रहेगा पेट में? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। यदि आपने कुछ उल्टा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो तुरंत 3-4 बार में निकल जाएगा। तो बॉडी खुद को हील करती है। हम उनको हील होने देते हैं क्या? हमें एक उल्टी आ जाए, कहते हैं दवाई खा लो, एक पुट्टी आ जाए तो दवाई खा लो, हम तो निकलने नहीं देते उसको, हम तो क्लीनिंग नहीं होने देते। पहला पॉइंट जो आपने पूछा कि सबसे पहले सुबह पानी पीना चाहिए। दूसरा, जब भी आप नाश्ता करो अपनी प्रकृति के हिसाब से। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार भी अपनी बातचीत में कहा था कि ayurvedguru.com करके हमारी वेबसाइट है, उसमें एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, प्रकृति एनालिसिस। आप उस पर जाएं और अपनी प्रकृति एनालाइज करें, और वो हमें व्हाट्सएप कर दें। उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा आपका प्रकृति एनालिसिस करके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जैसे किसी का थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता, ऐसे सबकी प्रकृति मैच नहीं करती। आप और मैं दोनों गोरे हैं, ठीक है। मेरा सोचने का ढंग अलग है, आपका सोचने का ढंग अलग है। मेरा खाने का ढंग अलग है, आपका खाने का ढंग अलग है। मेरा हर सिस्टम अलग है आपसे, कभी मैच नहीं होने वाला। तो सबके लिए एक कॉमन फंडा हो नहीं सकता। आयुर्वेद एक बात कहता है, हर ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज है, पर्सनलाइज है। ऐसा नहीं कि बुखार होगा तो सबको पीसीएम ही देनी है। और एलोपैथी में सबको पीसीएम दे देते हैं। वो क्या है ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया। हाँ। आयुर्वेद कहता है हर व्यक्ति के लिए अलग तासीर है, अलग प्रकृति है। फिर वहाँ वर्ड है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति है। अब किसमें वात 10% है, किसमें 30% है, किसमें 80% है, किसमें 50% है। ऐसे यदि 1 to 100 लगाए तो 100 तो हो ही गई ना। फिर यदि उसके पॉइंट जोड़ेंगे तो उतने और हो गए। इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी प्रकृति अलग, जैसे अंगूठे का पेशेंट है तो सबकी डाइट अलग होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि जहाँ आपके आसपास कोई भी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे आप मिलिए, जाके उनसे बात करिए। और मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, जो मैं खुद के वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ, मैं कहता हूँ जो डॉक्टर आपकी बात सुनता नहीं है ना, उसे दवाई नहीं खाती। कहा खत्म। जो आते हैं आपको कुछ कह रहा है, ये ले ले वो ले, ऐसे कर नहीं। जब तक आपके मन के डाउट क्लियर नहीं होते तब तक ट्रीटमेंट नहीं होता। अरे वाह सर। एक बात और बोल रहा हूँ यहीं पे जी। जब नाश्ता करना है, जो भी नाश्ता आपको सूट करता है, एक बात और बोल देता हूँ कि मैंने आज खाया मानो परोठा, आलू का परोठा खाया और खाया दही के साथ, और मुझे पूरा दिन यूँ लगा रहा, आज तो मज़ा आ गया, आनंद आ गया तो जीवन में। तो यानी वो खाना मेरे लिए था।
और वही आलू का परोठा मैंने खाया दही के साथ, और बाद में मुझे लगा इतना यार ना यहाँ जलन हो गया, पेट भारी हो रहा है, गलत कर दिया, नहीं खाना चाहिए था। इट मीन्स वो डाइट मेरे लिए नहीं है। और हमारा शरीर हमें बताता है सर ये सब। क्यों बोलता है 2 घंटे का बोलना शुरू कर देता हूँ। खाते तो सिर्फ स्वाद देख रहे हैं हम जीव का, जी। बाकी तो यहाँ से पता लगता है। और आयुर्वेद एक नियम बोलता है कि जो भोजन से मेरी बॉडी की एनर्जी पूरी होती है, जिस भोजन से मुझे ताकत मिलती है, जिस भोजन से मेरी बीमारी ठीक होती है, वो भोजन मेरे लिए है। जो भोजन मुझे बीमार करता है, तंग करता है, वो भोजन मेरे लिए है ही नहीं। क्या इतनी बात के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत है? बताओ। नहीं सर, पर सर हर डॉक्टर आपकी तरह इतनी स्पष्टता से बताता नहीं है, क्योंकि उनका व्यापार ठप हो जाएगा, तो ये चीज़ भी बड़ी मायने रखती है। नहीं, व्यापार तो मेरा भी ठप हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं या समाज का सोच रहे हैं। क्या है कि दूसरे के भले में अपना भला होता है। हमने टैगलाइन सीखी कि परमार्थ की भावना रखो, स्वार्थ स्वयं सिद्ध होता है। क्या कहा मैंने? परमार्थ की भावना रखो, स्वार्थ स्वयं सिद्ध होता है। जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, आप समाज के पीछे लगना शुरू हो जाओ, पैसा भी आता है, नाम भी आता है, और आपको इज्जत भी मिलती है। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल हो रहा है जो बहुत कॉमन देखा है मैंने भी, और आपके पास भी पेशेंट आते होंगे कि पेट में बहुत गर्मी है, फैटी लीवर है, वो क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है? इसका कारण तो जो आपने पूछा था ना, बादाम, अखरोट, काजू, है ना, और या फिर जो लोग शराब पीते हैं, एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। सब लोग शराब नहीं पीते जी सब लोग तो नॉनवेज नहीं खाते, जी। पर आज की डेट में मोर देन 60-70% लोगों को फैटी लीवर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाए बैठे और ओवर ईटिंग कर रहे हैं। रात का खाना लोग कितने बजे खा रहे हैं? कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 8:30, कोई 11, जो यहाँ ना थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। जो आज की यंग जनरेशन है, वो रात को उठती है, गाड़ी उठाती है, और हाईवे को ढाबा ढूंढती है, खाना खाती है, और 3 बजे सुबह 4 बजे घर आती है। जो समय सोने का था वो कहाँ गया? खाने में। जी। और आपको शायद पता है कि नहीं पता, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हमारे बॉडी के जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं वो काम करते हैं, बॉडी को हील करते हैं, पूरे दिन की जो थकावट है उसको रिमूव करते हैं। हम उस समय जाग रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या होगा? बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू होंगे। जब टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू होंगे, टॉक्सिन हमेशा गर्म होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है। जो क्वेश्चन आपने कहा कि पेट में गर्मी, फिर क्या हो रहा है? या तो एनस से ब्लीडिंग हो रही है, या तो नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या बीपी बढ़ रहा है, या यहाँ जलन हो रही है, पेट बाहर निकल रहे हैं, मतलब अजीब अजीब स्किन पे रेडनेस आ रही है। क्यों आ रही है? अच्छा, खाना खाते हैं। कल की बात बताता हूँ, मैं लेडी पेशेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, लड़की है 24 साल की। जब वो 4 दिन पहले हमारे पास आई तो उसका वेट था 102 किलो, और जब कल दोबारा आई तो कहते 104 किलो हो गया। फिर 2 दिनों से 3 दिन में क्या खा लिया तो 2 किलो वेट बढ़ गया उसका। क्या मिस्टेक हुई सर? मिस्टेक हुई है, फैटी लीवर है, खाना हजम नहीं हो रहा। भाई जो अंदर गया वो पच के सेपरेट नहीं हुआ, वो सारा सारा अंदर ही रह गया, पेट साफ नहीं हो रहा, इससे पेट बढ़ गया। तो अब उसको हमने कहा कि पंचकर्म करना पड़ेगा, तो भी अभी कह रहे हैं पूछ के बताएंगे, क्योंकि अपना शरीर ठीक करना है ऐसी कोई सोच है नहीं। 24 साल की एज है, शादी भी करनी है माँ बाप ने, माँ ने रोना शुरू किया, तो अब रोना शुरू किया तो क्या करेंगे? उनको एक ही बात कही कि जी आप ट्रीटमेंट शुरू करो और वेट घटेगा। मैं बताता हूँ सर, ये आप बार बार जो बात कर रहे हैं पंचकर्मा की, हमने पिछली बार बड़े अच्छे से समझा था उसको, और पंचकर्मा से रिलेटेड ही एक हमारे कार्यालय में स्टूडियो में एक पेशेंट है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। पहले उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, फिर हम सर से दोबारा सवाल करेंगे। सर आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है पंचकर्मा को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं पहले तो कुछ कहूँ खबरों से ललित जी को बधाई देना चाहूँगा। आपका ही पॉडकास्ट देख के, डॉक्टर साहब मेरे परिचित हैं, पर आपका पॉडकास्ट देखा पिछली बार वाला, और उसको मैंने डीपली जब सुना तो उसके बाद मन में विचार आया कि डॉक्टर साहब ने बोला 50 साल की उम्र के बाद हम अपने लिए कॉन्शियस ही नहीं है। अपने शरीर के लिए मैंने सोचना शुरू किया, मेरे को एकदम ध्यान आया, उसमें बात आई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास, आपके पॉडकास्ट के बाद मेरे मन में जागृति आई और मैं डॉक्टर साहब के पास गया।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, पर मेरे को 50 प्लस आने के बाद क्या करना चाहिए? मेरे को वेट भी बढ़ना शुरू हो गया। मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, पर मेरे को फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी हो है। गए। तो मैं डॉक्टर साहब को पंचकर्मा, मैंने फिर उसके बाद पंचकर्मा वाला काम शुरू किया। आज मेरे को 8वां दिन है। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा नहीं, सारी उम्र कमाना है, एक बार अपने शरीर के लिए सोचना है, अपने परिवार, अपने उसके साथ, समाज के साथ साथ हमने अपने शरीर को भी देखना है। तो मैंने अपने शरीर के बारे में सोचा और मैंने जाकर सरेंडर किया। मेरे को डॉक्टर साहब क्या करना है आप बताइए। ये 8 दिन का क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? अभी 8 दिन हुआ है। डॉक्टर साहब ने मेरे को 30 दिन के पंचकर्म के लिए बोला। मैंने अपना सारा शेड्यूल बदल लिया। कहीं भी 1 महीने के लिए मेरे को कहीं भी बाहरी ग्रुप में नहीं जाना है। मेरे को पहले अपने शरीर के लिए दिन में 1 घंटा 2 घंटा देने हैं। ये सोचकर मैंने 8 दिन का भी कोर्स किया है और 8 दिन में मेरा 4.5 किलो के आसपास का वजन मेरा 8 दिन के अंदर कम हुआ। तो क्या कुछ बदलाव आए उसके बाद आपके शरीर में? अभी मैं सुन रहा था भाई, हमने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। सुबह वही लेट सोना और लेट उठना आदत बनी हुई थी, उसका व्यवस्थित किया। सुबह टाइम से उठना शुरू किया, अपने शरीर के लिए व्यायाम करना शुरू किया। फिर मैं सुबह पंचकर्मा के लिए जाता तो 3 दिन मेरी वहाँ पे पहले मालिश के बाद मेरे को आज घृतपान घी पिलाया गया और जिसके बारे में मेरे को कई ने डराया पीकर। और उसके बाद जैसे मैंने डाइट को फॉलो किया तो आज मेरा 5 किलो वजन बिना कुछ किए। देखिए, वजन वाली तो समस्या आपने बता दी कि कम हो गया, शरीर रिलैक्स भी हुआ? कोई बीमारी से ऐसा आपको लगा कि यार मैं बड़ा तंग था, अब थोड़ा मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, कुछ ऐसा? एक चीज मैं कहूँ, मेरे को फैटी लीवर वाला वो अभी अल्ट्रासाउंड करवाया था। अभी महीने के बाद अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएंगे। उसमें बीमारी में ऐसा नहीं है, पर मेरे को एक चीज ध्यान है, 50 साल के बाद मेरे को अपने शरीर का ध्यान करना है। वो मेरे को 8 दिन के अंदर मेरे को अपना शरीर कितना हल्का दिख रहा है और कितना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मेरे को वो मतलब मैं उसको आपको बयान नहीं कर पा रहा। तो क्या आपके अकॉर्डिंग सर के पास आना चाहिए जो लोग थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, बीमारियों से तंग आ चुके हैं, क्या उनको डॉक्टर मनोज विमानी जी से एक बार कंसल्ट करना चाहिए? एक बार आकर अपनी बात को डिस्कशन करनी चाहिए। हाँ। उसके बाद जैसे उनकी ट्रीटमेंट का बनता है वो करें। मेरा ये निजी राय है, एक बार तो हमारे को आयुर्वेद गुरु डॉक्टर मनोज विमानी के पास आकर अपने जो शरीर में चल रहा है, मेरे को लग रहा है आज नहीं चल रहा, पर शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और एक सवाल और विनीत जी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सर के साथ, जो हमने पॉडकास्ट करने की सोची, इनकी बातों से ही बड़ा मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा था। क्या जब आप पहली बार कंसल्ट करने गए सर के पास, आपको लग गया था कि हाँ यार ये मुझे ठीक कर देंगे? इनकी बातों से लगा आपको? देखिए, वो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा हमारे को। डॉक्टर के पास जिसके पास जा रहे हैं, हाँ जी, तो जैसे भगवान के ऊपर विश्वास है, वैसे ही हमें डॉक्टर के ऊपर विश्वास रख कर ट्रीटमेंट करना। नहीं अगर विश्वास रखेंगे तो हमें कुछ भी। क्या इनकी बातों से आपको ट्रस्ट हो गया था? बिल्कुल, आप भी व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो आधा तो मरीज मतलब बातों से ही हमारे को लगता है ठीक हो, ठीक जगह आ गए। मैं यही जानना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाला, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि आपके जैसे लाखों लोग हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो शायद आपकी वीडियो देखकर अगर इनसे या हमसे कांटेक्ट कर लेंगे तो हम सर के बारे में बता देंगे और वो भी ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर एक बात और ऐड ऑन कर देता हूँ कि हर एक चीज़ प्रमोशन के लिए नहीं होती है, हर एक चीज़ व्यापार के लिए नहीं करते हम, कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। सर मनोज सर, शायद आपको पता है या नहीं, मैं आपको भी बता देता हूँ कि मुझे लूज मोशन की प्रॉब्लम थी पिछले 5 दिन से पहले थी, अब वो हो गई। पहले लगातार मैं परेशान चल रहा था और मैंने गोपेश सर से डिस्कस की कि सर मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कोई मेरी 5 मिनट बात सुनी, सारी समस्या जानी और उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी। और भगवान का शुक्र है और थैंक्स टू हिम, मैं उन्हें पर्सनली धन्यवाद करना चाहता था, पर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद कर रहा हूँ। सर आप हमें देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे ठीक कर दिया और उन्होंने एक छोटा सा मेरे को वो कहा कि आपने सिर्फ तला हुआ नहीं खाना। मैंने उस पर कंट्रोल किया और मैं सर टचवुड, मैं सच में बहुत रिलैक्स हूँ। ललित जी, मैं आपको ना एक बात कहता हूँ जी, आयुर्वेद गुरु की पूरी टीम जो है ना, वो क्या मान के चलती है, वो ये मान के चलती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो भी मेरे जैसा ही है। डॉक्टर गुबेश जो हैं हमारी टीम के बहुत यंग मेंबर हैं, ही इज एमडी इन पंचकर्मा लाइक मी, ठीक है। उन्होंने भी आपको क्या कहा, जैसे आपने उनको कहा कि मेरा पंचकर्मा कर दो, यदि हम पैसे के लिए सोचते हो क्या करते, पैसे आएंगे भाई करवा दो। क्या कहा उन्होंने आपको कि अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मेडिसिन लीजिए आप ठीक हो जाएंगे।
बस यही जो आरोग्य गुरु की खासियत है। हमारी टैगलाइन यही है, हीलिंग द हर्बल वे। हमारे यहाँ को केमिकल नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ को सारी मिलेंगी हर्ब्स। वह लाइन क्या है, हीलिंग द हर्बल वे, जड़ी बूटियों से ठीक करना है आपको। पर मैं बीच में विनीत जी की बात और जोड़ देता हूँ जी कि पहले दिन ना जब घी पीना था तो विनीत जी अकेले नहीं आए, विनीत जी अपनी धर्मपत्नी विशाली जी को भी लेके आए। और होता क्या है कि जब इतना विश्वास जग गया कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा परिवार क्यों ना करे, तो ये एक निशानी है कि हम ठीक होना चाहते हैं और अकेले ठीक नहीं होना चाहते, हम अपने परिवार को भी ठीक करेंगे। तो ये जो बात है ना, जब आप विनीत जी का फेसबुक पेज देखेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। जी और वहाँ लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए, मैंने आज वो देखा, मेरे को भी शेयर करना पड़ा वो कमेंट। जी और वहाँ भगवान धनवंतरी जी का मंदिर है अपने हॉस्पिटल में, हाँ जी और कृपा सारी उन्हीं की होती है, सिर्फ हम सबका विश्वास होता है। मेरा विश्वास होता है कि विनीत जी मेरे जैसे एक व्यक्ति हैं, मेरे जैसे भाई हैं, मुझे ठीक करना है। विनीत जी को लगता है डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं या डॉक्टर हैं तो मुझे ठीक करेंगे ही। आशीर्वाद किसका है? धन्वंतरी जी का और परमात्मा का। और मेरी ओपीडी में यदि आपने कभी देखा होगा तो मैं लिखता हूँ कि डॉक्टर तो केवल इलाज करता है, ठीक तो भगवान करते हैं। अब मान तो लो, मानते ही नहीं हो। एक सवाल और आ गया आपकी बातों से निकल कर कि आप आयुर्वेदिक पर इतना फोकस कर रहे हैं, पर एलोपैथी वाले आयुर्वेदिक को कुछ समझते नहीं है, कहते हैं वहाँ पे कुछ इलाज नहीं है, ऐसा कुछ। चलिए फिर अभी तो आपने तो 1 मिनट पहले ही हमारे विनीत जी से बातचीत करी, जी ठीक है। तो यदि ये सब ऑथेंटिक रिकॉर्ड होने के बाद भी कोई नहीं मानता है तो उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, बहुत से लोग कहते हैं आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है। जिन्होंने आयुर्वेद कभी पढ़ा नहीं, MD PhD कभी की नहीं, वही लोग बोलते हैं रिसर्च नहीं है। और आजकल कोरोना के बाद जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आई है, जिसने आयुर्वेद को थोड़ा बदनाम भी किया है, लोग कहते हैं प्रचारित किया, मैं कहता तो बदनाम किया है, कि हर चौथा आदमी यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, कुछ भी बोलता है मैं ये गारंटी वो गारंटी ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। इस पे तो हमारा जो सिस्टम है NCISM, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, उससे उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, लोग डॉक्टर से दवाई लेना नहीं चाहते, लोग घर पे टोटके करना चाहते हैं। खुद डॉक्टर बन गए हैं। और टोटके से कभी कोई ठीक नहीं होता, कोई एक ठीक होगा 10 बीमार भी होंगे। और जैसा आपने कहा कि हर एक की प्रवृत्ति अलग है शरीर की, कईयों को सूट करेगा, कईयों को नुकसान करेगा। तो बात तो वही ना, जैसे अभी हमने बात की थी बादाम काजू किशमिश की बात की थी। जी भाई अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं चाय पीऊँगा तो मुझे तंग होना पड़ेगा, मुझे चाय पी के 20 गिलास पानी पीना पड़ेगा पूरे दिन में, तब जाके चाय का असर खत्म होगा। तो मैं क्यों पीऊँ चाय? सर, एक बड़ा सवाल फिर से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है। हमारे एक मित्र हैं साहिल जी, वो हेल्थ नॉलेज इंडिया एक इंस्टाग्राम चलाते हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, रामदेव बाबा, इन सब का इंटरव्यू पॉडकास्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ना एक अचंभित बात बताई कि बाईपास सर्जरी ही नुकसान का घर है, कि जिसकी भी बाईपास सर्जरी हुई एक्चुअली नुकसान वहीं से ज़्यादा शुरू होता है। क्या ऐसा कुछ है सर? देखो आगे ना बात भाई, ये बात मैं नहीं कह रहा, दुनिया भी तो कह रही है। जी वो बड़े ब्रांड हैं, वो कहते तो हमें समझ में आती बात। भगवान ने बहुत सारी बाईपास नालियाँ और भी बनाई हैं। ये करनाल शहर में एग्जाम्पल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी उनसे बात अभी नहीं हुई है। हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी हैं। मित्र को क्या हुआ कि चेस्ट में हल्का पेन हुआ, वो रात को दिखाने चले गए हॉस्पिटल में। उन्होंने एंजियोग्राफी करी, करते ही उनकी वाइफ को राजेश जी देखो 2 नाड़ियाँ ब्लॉक है और अभी कभी स्टंट डल जाएगा, और उन्होंने स्टंट डलवा लिया। जब वो घर गए, उन्होंने पिताजी कहा मुझे 25 साल वाले डॉक्टर ने कहा था आपकी 2 नाड़ियाँ ब्लॉक है, मैं आज तक जिंदा, तू मर जाता क्या? और वो भी थोड़ी सी वैदगिरी घर में करते हैं। उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ आज तक, तेरे को तूने क्यों स्टंट डलवाए? क्योंकि पॉलिसी थी। व्यापार हो गया सर। तो मुद्दा क्या है कि मैं नहीं कह रहा जहाँ जरूरत है वहाँ ना कराओ, वहाँ कराओ, जहाँ बहुत समस्या है वहाँ कराओ, पर बिना बात के क्यों सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं लिया आपने? थर्ड ओपिनियन क्यों नहीं लिया आपने? पर कई बार वो डर का माहौल ऐसा बना देते हैं कि या तो अभी करो या फिर ना और नेवर वाली सिचुएशन होती है। सर बड़ा अच्छा लग रहा है, एज यूजुअल मैं आपके पास घंटों बैठ सकता हूँ, पर पॉडकास्ट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम ज़्यादा लंबा ना करें। तो जाने से पहले मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ललित जी, बहुत अच्छे माहौल में हम बातचीत कर रहे थे,
पर जब मैं आया था मैंने आपको कोई बात कही थी कि मेरे पास 3-4 पेशेंट का ऐसा अनुभव है जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा। तो आज की बात को मैं वहीं ख़त्म करता हूँ। जैसे आपने पूछा कि हम बीमार क्यों होते हैं, मेरे जानने वाले लोगों में से एक को पूरा गॉलब्लैडर स्टोन से भर गया। पता कैसे लगा कि जब उनको जॉन्डिस हो गया, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि पूरा का पूरा गॉलब्लैडर जो है वो पथरियों से भरा हुआ है। और उनको मैं ना 10 साल से टोकता था कि भाई साहब ये ऊट पटांग मत खाया करो, वैसे भी कभी कभी दारू पीते हो ये मत पिया करो, ये जो समोसे पकौड़े बाहर से लेके खाते हो ये मत खाया करो। एक बार उनके कल मीटिंग थी, उनको मैंने कहा भाई साहब 2 ही प्लेट होनी चाहिए, एक कोई फल रख दो या एक आधा बिस्कुट रख दो, जब पीने के लिए मुझे एक आधी चीज़ रख दो। तो 10-12 बेटे को रखते थे। तो जिस दिन मुझे रिपोर्ट उनकी आई और मैंने घर जाके मैं उनको मिला, उनकी शक्ल और पूरे परिवार की शक्ल देखने वाली थी। सब डरे हुए थे, डॉक्टर साहब ये तो डॉक्टर ने डरा दिया कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कहना पड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद कि इसका तो ऑपरेशन होगा, गॉलब्लैडर रिमूव होगा, जबकि मुझे नहीं कहना चाहिए था। पर वो जो रिपोर्ट थी, जो मैंने वो सब देखा, वो स्थिति नहीं थी कि मैं वहाँ उसको कुछ कर पाता, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे खड़े थे। एक और जो मेरे पेंटर हैं मेरे घर में, उन्होंने पेंट शुरू किया घर का, और 4 दिन आके कहते हैं सब पी लिया नहीं जा रहा। उनको कहा टेस्ट कराओ, टेस्ट कराया तो ग्लूकोज लेवल 4 से ऊपर था, जो कि 1 से नीचे होना चाहिए। फिर उन्होंने कहीं किसी डॉक्टर से ड्रिप लगवा रखी थी, उन्होंने भी ट्राई किया, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये स्टेज ज़्यादा के चले गया, पीजीआई चले जाओ। मुझे दोबारा मिले नहीं, वो पीजीआई चले गए, वो भी अपना ऑपरेशन करा के आ गए। सर यही सवाल फिर आ गया, सॉरी बात ये लंबी चली जाती है, लोगों का आयुर्वेदिक पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? आप मेरी बात सुनो, ट्रस्ट क्यों नहीं है ये बात नहीं है। ट्रस्ट इसलिए हटता है कि आप आते हो इमरजेंसी में। जैसे विनय जी ने क्या किया, बिना बीमारी के आ गए मेरे पास, ये सोच के आ गए कि मुझे बीमारी नहीं होना। फिर मैं ये आंसर देता हूँ कि पंचकर्म सिर्फ बीमार के लिए नहीं है। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। आप अपनी कार की सर्विस खराब होने में कराते हो, नहीं सर्विस तो टाइम टू टाइम होती है सर, क्यों? कि गाड़ी खराब ना हो। खराब ना हो। तो ऐसे इंसान की जो अंदर की मशीनरी है, क्या उसको क्लींजिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं फिर एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। जो पुराने लोग थे, मतलब मुझे नहीं पता कि आपने वो बात सुनी, बहुत से लोग कहते थे अरे कटोरे को घी वाले कटोरे मुँह लगा के पी जाया करते हम तो। हाँ, वो क्या था, हफ्ते में भी व्रत रखते थे, 15 दिन में वो जुलाब लगाया करते थे। यहाँ अम्बेडकर चौक में हकीम जी होते थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी कास्ट अग्रवाल थी। वो क्या करते थे, कोई पेशेंट दवाई लेने चला गया, उन्हें पहले इतनी बड़ी बोतल पकड़ानी होती थी, पहले बोले जुलाब लगेंगे पहले, फिर खाइए दवाई, उसका इफेक्ट डबल होता था। उसी को हम पंचकर्मा बोलते हैं अपनी भाषा में। तो क्या जो पुराने वैद्य थे, जो पुराने सिस्टम के लोग थे, वो पहले पेट साफ करने, पेट साफ तो सारे रोग साफ, और यदि पेट साफ नहीं है तो सब गड़बड़ है। और वर्ड जो है, जो जिसको घृतपान बोला गया था अभी, उसका एक्चुअल वर्ड है स्नेहन। स्नेह क्या होता है? प्यार। और उस प्यार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्नेहन। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, स्नेह कर रहा है। अब वो स्नेह जिसको चाहिए वो तो आएगा मेरे पास, और जिसको नहीं चाहिए, जिसको जहर लेना तो जाए, जहाँ जहर बिकता है वहाँ जहर खाए जाके। ये ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं, विश्वास तो है, पर लोगों के पास नॉलेज नहीं है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर उतने कम हैं जो ठीक से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअल इशू ये है, जो आज हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये इसके पीछे पर्पस क्या है कि लोगों को अपनी गलती समझ में आए। मैंने एक बार भी कहा कि मेरे पास आगे ट्रीटमेंट कराओ, मैंने बोला? बिल्कुल नहीं सर। आपने बोला कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ? नहीं बोला ना जी बिल्कुल। और हमको ही बुलाना भी नहीं है। हाँ। मजा तब है कि यदि हमारी बात में दम है, हमारी बात सच्ची है, हमारी बात दिल से हो रही है और आपके दिल तक पहुंच रही है, तो मैं मेरे से क्यों, जो अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे मिलिए आप जाके। पर ये बात सर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि आपसे बेहतर तो फिर हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे करनाल में इतने महान डॉक्टर जिनके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है, और वो भी एक ऐसे, सबसे बात है कि गुरु जो मेन है, वो मुझे बड़ा गर्व होता है कि वो राष्ट्रपति के आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे, उनसे आपने सीखा, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस उनके पास होगा, वो चीज़ें आपको सिखाई होंगी, तो आपसे बेहतर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होगा। पर एक बात और भी है जी। कि विश्व के लगभग 99 देशों के पेशेंट ऑनलाइन संपर्क में रहते हैं।
हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कहाँ से पहुँच गए। एक नियम है, खुशबू फूल की जहाँ हवा के साथ जानी थी वहाँ चली जाती है। तो इतनी बात कह के मुझे लगता है आज की बात को हम खुशबू के साथ ही खत्म करें जी। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखा, मैं पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ मेरे चेहरे पर स्माइल थी, और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इनसे बातें करके ठीक हो जाता हूँ। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सर ने ऐसे मना किया कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे, हमारी प्रमोशन मत करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान होने के नाते एटलीस्ट एक मैसेज तो दे सकते हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं और आप धक्के खा खा कर तंग आ चुके हैं, तो एक बार आयुर्वेद गुरु डॉक्टर मनोज विरवानी जी से ज़रूर मिले। और सबसे अच्छी चीज़ कि इनके पास डिग्रियाँ भी हैं और एक्सपीरियंस भी है। इनके जो सुपुत्र हैं, जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैं उनको पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि उन्होंने मेरी एक मेडिसिन से मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दी, तो इससे बेहतर क्या होगा। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय दिया। आपका जो ये ना कुछ कहूँ, जी। ये जो शब्द है ना, इसमें बहुत कुछ है। तुमने कुछ कहा है अपना, हाँ किसके दिल तक पहुँचा वो भी अपनी कुछ कह ले हमें। जी। ठीक अगर है। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, वरना आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।